मार्केट आप समझ चुके हैं। मार्केट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग मार्केट को समझ रहे थे कि बाजार क्या होता है, आपको पता चल गया है कि किसको कहते हैं बाजार। देन ये भी डिस्कस किए थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद है वो कितने प्रकार का होता है? मार्केट कितने प्रकार का होता है? मार्केट 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो क्षेत्र के आधार पर, दूसरा वस्तु के आधार पर, तीसरा समय के आधार पर, और चौथा प्रतियोगिता के आधार पर। यानी कि पूरे ओवरऑल एक विलेज मार्केट से लेकर के ग्लोबल मार्केट तक अगर हम बात करें तो हम मार्केट को इन शब्दों से उसको सेपरेट कर सकते हैं या एड्रेस कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। अब बाजार कहने का सिर्फ मतलब क्या है और आप किस कॉन्टेक्स्ट में बाजार का प्रयोग कर रहे हो वो निर्भर करेगा आपके उन्हीं शब्दों से। यानी आप जिस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे उसी तरह के बाजार का बोध होगा लोगों को। अगर आप कहेंगे कि लोकल मार्केट से या लोकल मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर कहेंगे आप थोक मार्केट में महंगाई उतना नहीं है। ये सब हम इसीलिए जान रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग टाइप्स के मार्केट हमने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं वस्तु के कीमत पर इनका प्रभाव पड़ता है। अगर नेशनल मार्केट से कोई सामान खरीदने जाए या ग्लोबल मार्केट से खरीदने जाए और एक लोकल मार्केट से खरीदने जाए तो अंतर उसके कीमत में पड़ेगा। इसीलिए हम बाजार को समझते हैं। दूसरी बात, बाजार जब प्रतियोगिता के आधार पर पढ़ते हैं, यानी कि जब मार्केट कंपटीशन मोड में काम करता है तो वहां पे सिचुएशन और विकराल हो जाता है और विराट हो जाता है, जिसको हमें समझना बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और कीमत के बारे में, कीमत कैसा होगा, कितना होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ जानने के लिए हमें जरूरी हो जाता है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ मार्केट समझेंगे, आज पूरा उसको कंप्लीट कर देंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपका एकदम सीधे टॉपिक है कि कैसे कंप्लीट कॉम्पिटिटिव मार्केट और इनकम्प्लीट या अनकम्प्लीट कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट करता है या डिटरमाइन करता है। ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम पूरे मार्केट को समझ लेंगे कि क्या होता है मार्केट, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे, क्या बात किए थे? ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रकार है, शायद हम कल बताना भूल गए थे, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर भी बाजार होता है। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर बाजार करने का मतलब है ये 2 तरह का होता है। एक होता है खुदरा बाजार या रिटेल मार्केट, इसको कहते हैं रिटेल मार्केट। और दूसरा है थोक बाजार या होलसेल मार्केट। मार्कर के साथ कौन छेड़छाड़ किया है? तो खुदरा बाजार और दूसरा हो गया थोक बाजार। ठीक है, थोक बाजार। एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है खुदरा बाजार और क्या होता है थोक बाजार। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन जब हम लोग गणना करते हैं, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का जब मेजरमेंट करते हैं, हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे आगे, हम लोग का एक टॉपिक ही है। तो इन्फ्लेशन का जब गणना करते हैं तो इसी होलसेल मार्केट पे ही करते हैं, थोक बाजार पे ही करते हैं।
कि होलसेल मार्केट में वस्तु का कीमत कितना है। तो थोक बाजार जैसे होता क्या है समझ लो, इसको थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देना। होता क्या है कि मान लो प्रोडक्शन कहीं से भी होता हो, ये प्रोडक्शन स्थल है या आप इसको कारखाना कह सकते हो या खेत कह सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी जहां भी हो, जैसा प्रोडक्शन हो, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। अब मान लो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर है तो स्वाभाविक है कि एग्रीकल्चर, माइनिंग इस तरह के काम होते होंगे। तो ये प्राथमिक क्षेत्र से कोई चीज उत्पादन हुआ, मान लो कि अनाज का उत्पादन हुआ, अनाज में चावल, गेहूं, कुछ भी हुआ, इस तरह से प्रोडक्शन हुआ। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है, विनिर्माण उद्योग, कोई भी चीज यहां से रॉ मटेरियल लिया जाता है प्राइमरी सेक्टर से और यहाँ पे ला करके इसको प्रोसेस किया जाता है और इसका रूप बदल दिया जाता है, जो जिसको हम सेकेंडरी उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसमें आता है इंडस्ट्री, उद्योग, सामान्यतः मोटा मोटी उद्योग को समझ लो। उद्योग में कई तरह के उद्योग हैं। तो अब यहां से मान लो प्रोडक्शन हुआ चावल, गेहूं, प्राइमरी सेक्टर का, तो उसको अगर हमको सीधे मार्केट में भेजना है, बाजार में, तो उत्पादक से विक्रेता के पास जब पहुंचता है ये, तो ये बल्क में लिया जाता है। सेलर जो है वो बल्क में लेगा प्राइमरी सेक्टर से, मान लो कि 10 टन, 15 टन, 20 टन, 50 टन, इस तरह से सेलर खरीदा उत्पादक से। तो ये हो गया होलसेल या थोक बाजार। अब यहां पे क्या करेगा ये होलसेल वाला सीधे प्राइमरी सेक्टर से या मूल उत्पादक से खरीदा और अपने पास स्टोर किया। अब इसको ये रिटेलर कर दे देगा, ABCDEFGH, इस तरह से हजारों की संख्या में रिटेलर हो सकते हैं। जो खरीदेंगे ये उपभोक्ता नहीं है, ना तो ये कंज्यूमर है गेहूं का या चावल का, ना तो होलसेलर कंज्यूमर है, ना तो ये कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर नहीं है, ना तो ये उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता नहीं है, ना तो ये ही उपभोक्ता है। इनमें से कोई भी उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता के पास जो परोसता है, जैसे अब हमको गेहूं लेना है क्योंकि हमको खाना बनाना है, रोटी बनाना है, तो हम खरीदे, जैसे पंकज, टिंकू, सुप्रिया, तो हम रिटेलर से खरीद लेते हैं। तो थोक बाजार जो होलसेल में अधिक मात्रा में उत्पादक से सीधे वस्तु को खरीदता है और खरीद करके फिर जो खुदरा विक्रेता को देता है, तो ये होलसेल और ये खुदरा बाजार। खुदरा बाजार से सीधे उपभोक्ता या कंज्यूमर वस्तु को खरीदता है। कभी कभी कंज्यूमर को जब ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है तो वो भी होलसेल में जाकर के खरीद लेता है, विशेष करके विशेष प्रयोजन में। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई फंक्शन है और आपको गेहूं चाहिए क्योंकि आपको 400-500 लोगों को खिलाना है, तो यहाँ से खरीदेंगे तो आपको वो रेट महंगा पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सीधे होलसेल में चले जाएंगे और वहां से आपको पता चला कि पर बोरा या पर 100 किलो पर आपको 200 रुपए का बेनिफिट हो रहा है या 500 रुपए का डिफरेंसेस है। तो होलसेलर से रिटेलर खरीदता है और कुछ मार्जिन रख करके वो कंज्यूमर को सेल करता है। तो ये मार्केट हो गया होलसेल मार्केट, ये हो गया रिटेल मार्केट। अब ये होलसेल, ये रिटेल मार्केट आपको सामान्यतः आपके शहर में छोटे छोटे दुकान या बाजार दिखते हैं, जहां पे एक जूता भी मिल जाएगा, एक चप्पल भी मिल जाएगा, 1 किलो चावल भी मिल जाएगा, आधा किलो आटा भी मिल जाएगा। उसको हम कहते हैं रिटेल मार्केट, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहां पर वस्तुओं को बेची जाती है, उसको कहा जाता है रिटेल मार्केट। आपके मोहल्ले का जो दुकान है वो रिटेल मार्केट है, आपके शहर के बाजार का जो छोटे छोटे दुकान है वो रिटेल मार्केट है। उसी शहर के बाजार में होलसेल मार्केट भी होगा, जहां उस छोटे छोटे दुकान उस मार्केट से खरीद करके ला करके आपको कुछ मार्जिन रख करके, कुछ मुनाफा रख करके बेच देते होंगे। तो समझ में आया होलसेल मार्केट क्या है और रिटेल मार्केट क्या है। इसी तरह इंडस्ट्री में मान लो स्टील आपको खरीदना है, लोहा खरीदना है, घर बनाने के लिए सरिया खरीदना है, तो आप सीधे फैक्ट्री से तो लेंगे नहीं,
अब ये क्या करेगा फैक्ट्री, तो फैक्ट्री अपना होलसेलर को रखा हुआ है, अपना डीलर रखा हुआ है, वो डीलरशिप देता है। मान लीजिए कार लेना है आपको, तो कार लेने के लिए आपको वो डीलर रखा हुआ है, आप जाइए उस डीलर के पास कार ले लीजिए। या एजेंसी रखा हुआ, अब एजेंसी वाला डीलर को लेगा। अब मान लीजिए आपको लोहा खरीदना है, तो लोहा खरीदना है भैया, तो लोहा खरीदने के लिए एक खरीदार उसका होलसेलर है जो कंपनी के साथ टाई अप है कि हर महीना या हर साल वो इतना कंपनी का माल उठाएगा और वो फिर रिटेलर को बेचेगा। तो आप रिटेलर से लोहा खरीदते हैं, भैया हमको 200 किलो छड़ चाहिए, 500 किलो छड़ चाहिए, 1 टन छड़ चाहिए, जितना भी आपको चाहिए आप रिटेलर से खरीद लेते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपको ज़्यादा की ज़रूरत है, देन आप होलसेल मार्केट में भी जाकर के खरीद लेते हो। और यहाँ से और यहाँ के बीच में जो मार्जिनल गैप होता है, जो लाभ का अंतर होता है, वो आपका बच जाता है। समझ में आया? तो जैसे सीमेंट का मंडी हुआ या हार्डवेयर का, ये कुछ भी चीज का, तो सब चीज का होलसेल मार्केट होता है और सबका रिटेल मार्केट होता है। अब जब हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करते हैं, तो हम इसी होलसेल मार्केट पर ही करते हैं कि होलसेल मार्केट में क्या रेट है, कितना प्राइस बढ़ा है, क्योंकि वो सीधे मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से लेता है। ये लोग तो अपना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि वो जितना दूर जाएंगे, जितना वो ले जाने में उनका परिवहन का खर्चा होगा, जितना उनका रिस्क होगा, वो उसमें ऐड करते चले जाएंगे। इसलिए हम महंगाई का आकलन इस पे नहीं करते हैं, लेकिन महंगाई का रियल उपभोक्ता को रियल में महंगाई का भार यहीं से पड़ता है, यहीं पे उसको ज्यादा कीमत चुकाना पड़ता है। होलसेल में क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको रियल में फेस यहीं पे करना होता है। समझ में आया? हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे। हाँ, तो ये हुआ बाजार मात्रा के आधार पर, थोक बाजार और खुदरा बाजार। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए आपको 100 को साड़ी लेना है शादी में, कि भाई आपके सिस्टर का विवाह है, आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो आपको सबको साड़ी गिफ्ट करना है, 100 साड़ी चाहिए कि भाई पैर पूजी करवाना है, पैर पूजी करना है, तो जिसका जिसका हम पैर छुएंगे उसको साड़ी देंगे, धोती देंगे, गमछी देंगे, वगैरह वगैरह जो भी। अब इतने लोगों के लिए आप रिटेल से खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। दिन आप क्या करेंगे, होलसेल मार्केट में चले जाएंगे और होलसेल रेट पर माल उठा लेंगे और लेकर के अपना काम बना लेंगे। समझ में आया? समझे? अब हम लोग बात करते हैं टाइम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि समय के आधार पर बाजार कितने तरह का होता है। तो उसमें हम लोग किस किस तरह का देखे थे, तो कौन सा था पहला? वेरी गुड, यानी कि एक्सेस शॉर्ट टर्म मार्केट, अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकाल, यानी ये इसलिए कहा गया है कि ये ऐसा मार्केट होता है जिसमें सप्लाई पक्ष यानी पूर्तिकर्ता चाह करके भी मात्रा में वांछनीय परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये थोड़े समय के लिए होता है, खरीद बिक्री थोड़े समय के लिए होता है, उसी दौरान वो जितना दे सकता है मार्केट में कम बेसी कर सकता है, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं होता है। तो ये उस तरह के मार्केट को कहा जाता है जो तुरंत अगर नहीं बिका तो खराब हो जाएगा, यानी कि कच्चे माल का या कच्चे पदार्थों का बाजार, जैसे फल का बाजार, सब्जी का बाजार, अंडा का बाजार, दूध का बाजार, इस तरह के बाजार को फल, सब्जी, अंडा, दूध, इस तरह का बाजार, ब्रेड, समझ में आ रहा? ये बाजार जो कुछ समय के लिए जैसे टाइम है इसका, लिया जाएगा, अगर नहीं लिया गया, नहीं पहुंचाया गया, दिन वो खराब हो जाएगा। तो ना तो क्रेता के पास कोई ऑप्शन होता है और ना तो विक्रेता के पास। अगर नहीं लेंगे, नहीं यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, दिन खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म मार्केट।
तो एक क्लासिफिकेशन ये भी है, एक्सेस शॉर्ट टर्म मार्केट, अति अल्पकालीन बाजार है। भैया इसमें सप्लायर चाह के भी सोचेगा कि हम माल को अपना सप्लाई रोक दें, हम अपनी महंगाई बढ़ाने के लिए, इसका कीमत बढ़ाने के लिए। आप कल्पना करो, मान लो सब्जी उत्पादक है या दूध उत्पादक है, आप दूध रखते हो, दूध उत्पादन करते हो, आपके पास 50 भैंस है या गाय है, हर दिन आपके यहाँ 500 किलो दूध निकलता है। अब कल्पना करो, क्या उसको उसका रेट बढ़ाने के लिए आप उसको 1 दिन 2 दिन रख सकते हो? पता चलेगा खराब हो जाएगा भैया। तो चाह के भी आप उसका प्राइस इंक्रीज कराने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। आप इसको ब्लैक मार्केटिंग करिए नहीं सकते हो, रखिए नहीं सकते हो, रखोगे दिन ये खराब हो जाएगा। कंज्यूमर के साथ भी वही है, कंज्यूमर चाहेगा कि हम अधिक मात्रा में लेकर के रख लें लंबे समय के लिए, कि 2-3 महीना यूज करेंगे, 1 साल यूज करेंगे, तो उसका खराब हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म मार्केट, एक्सेस शॉर्ट टर्म मार्केट कहलाता है, जो तुरंत खराब हो जाता है और इसका प्राइस वेरिएशन या इलास्टिसिटी बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हुआ अति अल्पकालीन। लिखना है तो लिख लो, ये वो बाजार है जिसमें समय अवधि अत्यंत कम होने के कारण, लिख रहे हैं, ये वो बाजार है जिसमें समय अवधि अति या अत्यंत कम होने के कारण वस्तु की पूर्ति में कमी या वृद्धि नहीं हो सकती। वस्तु की पूर्ति में, सप्लाई में, पूर्ति, सप्लाई का हिंदी पूर्ति होता है, पूर्ति में कमी या वृद्धि नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में पूर्ति हमेशा स्थिर रहता है, सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसमें पूर्ति स्थिर रहती है और इसमें मांग में परिवर्तन हो सकता है, मांग में परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए इसका रेट बढ़ गया, जैसे सब्जी का रेट पता चला, करेला का रेट 100 रुपए किलो या प्याज का रेट 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो हो गया। दिन आप क्या करेंगे भैया? प्याज खाना ही छोड़ देंगे। उस समय आप शाकाहारी, आप सात्विक बन जाएंगे। सबसे कहते फिरेंगे हम यार लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, हम बहुत सात्विक आदमी हैं। आप मांगेंगे ही नहीं क्योंकि महंगा हो गया है। तो मांग जरूर प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेस शॉर्ट टर्म मार्केट कहलाता है। तो हम लोग देखें एक्सेस शॉर्ट टर्म मार्केट, अति अल्पकाल का बाजार किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मार्केट, अल्पकालीन बाजार। ये भी उसी तरह से है, लेकिन ये वो उतना शॉर्ट टर्म भी नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे कि 1 दिन 2 दिन वाला नहीं, ये ऐसा बाजार है जो 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक मार्केट पर या प्रभाव डालता है। जैसे इसका मतलब अल्पकालीन बाजार वो बाजार है जिसमें सप्लाई को सप्लायर प्रभावित करके रेट को प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम 1 महीना 2 महीना 4 महीना रख सके, जैसे बिस्किट है जो 1 महीना 2 महीना 6 महीना, जिस पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है, बस वो समझ लो। वो सामान जिस पर एक्सपायरी डेट निर्धारित है, जैसे दवा है। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो ऐसे सामान जिस पर इसका एक्सपायरी डेट मेंशन है कि इतने समय के बाद खराब हो सकता है, तो वो मार्केट को हम लोग अल्पकालीन बाजार कहते हैं। यानी कि उस एक्सपायरी डेट के बाद वो प्रचलन से बाहर हो जाएगा। तो इस मार्केट पर या इस बाजार के द्वारा कीमत पर प्रभाव डाला जाता है, कीमत बढ़ा दिया जाता है या सप्लाई को कम कर दिया जाता है, दिन उसका कीमत बढ़ जाएगा।
अगर डिमांड उसका वैसा ही है तो, जैसे दवा का बाजार हुआ। समझ में आया? तो कीमत पर प्रभाव पड़ता है इसका, ये कीमत को परिवर्तित करता है सप्लाई को रोक करके। सप्लाई का या पूर्ति के जो अलग अलग साधन है या उत्पादन के जो अलग अलग साधन है, उसमें अगर किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन होता है, परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उसका प्रभाव सप्लाई पर पड़ता है और सप्लाई की वजह से फिर कीमत पर भी असर पड़ता है। इसको हम कहते हैं अल्पकालीन बाजार। क्लियर है? लिख सकते हैं वह बाजार जिसमें समय अवधि इतनी होती है, लिख लो, वह बाजार जिसमें समय अवधि इतनी होती है या इतनी कम होती है कि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन पूर्ति सप्लाई वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन, हाँ, परिवर्तनशील साधनों में या परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में कमी या वृद्धि करके की जा सकती है। परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में कमी या वृद्धि करके की जा सकती है। ठीक है? ठीक है, तो ये हुआ टाइम के आधार पर दूसरा मार्केट। तीसरा टाइम के आधार पर है दीर्घकालीन बाजार या लॉन्ग टर्म मार्केट। वेरी गुड, दीर्घकालीन बाजार। अब ये दीर्घकालीन बाजार उस मार्केट को कहा जाता है जो एक लंबा समय रखता हो और मांग के अनुरूप सप्लाई में परिवर्तन होता हो। जैसे मान लो, ऐसे समझ लो कि कोई ऐसा वस्तु है जो जिसका मांग आज बहुत है और एक समय के बाद उसका फिर मांग घटने लगा या मांग और बढ़ गया, तो उत्पादक को या सप्लायर को इतना टाइम मिल जाता है कि वो मांग पूर्ति आसानी से बढ़ा भी सकता है और पूर्ति आसानी से, अगर मांग कम हो गया तो आसानी से पूर्ति घटा भी सकता है, यानी कि समय अवधि अच्छा मिलता है। जैसे मान लो कि कोई टेक्निकल चीज है, टेक्नोलॉजिकल चीज है। जैसे आजकल देखो, आजकल टेक्नोलॉजिकल जितने भी चीज है, चाहे मोटर वाहन हो, कार हो, स्कूटर हो, मोटर बाइक हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इस तरह के जो वाइट गुड्स हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि मार्केट में इसका सप्लाई एज पर कंज्यूमर डिमांड होता है। उपभोक्ता जैसा मांग करता है, जिन वस्तुओं की मांग करता है वैसा उसकी सप्लाई की जाती है। अगर आज मार्केट में पता चला कि N70 का डिमांड बहुत ज्यादा है मोबाइल का, तो सप्लायर के पास और प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि वो आराम से उसका उत्पादन बढ़ा दे, उसका उत्पादन बढ़ाए और उसके बाद वो रेट भी बढ़ा दे कि भाई डिमांड बढ़ गया है, देन 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया पर पीस प्राइस हाइक कर देगा और उसके बाद वो मार्केट में कर सकता है। तो ये वो मार्केट कहलाता है जो एक समय लेता है और समय इतना मिल जाता है कि उत्पादन और वितरण या सप्लाई, यानी प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों को आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष करके टेक्नोलॉजिकल मार्केट इसमें शामिल है, फैशनेबल जो गुड्स होता है, कपड़ा उपड़ा, वो सब शामिल है और भी ये सारी चीजें शामिल है। तो आप लिख लो
दीर्घकालीन बाजार वो बाजार जिसमें समय इतनी समय होती है या समय इतना अधिक होता है कि वस्तु की पूर्ति मांग के अनुरूप परिवर्तन करना संभव है। ऐसा बाजार जिसमें समय इतना अधिक होता है, ऐसा बाजार जिसमें समय इतना अधिक होता है कि वस्तु की पूर्ति या सप्लाई मांग के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। वस्तु की पूर्ति या सप्लाई मांग के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, इसके अंतर्गत उत्पादक परिवर्तित किया जा सकता है, मांग के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत उत्पादक स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके, उत्पादन के साधन आपको बता चुके हैं, उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं, कितने साधन है, मूल साधन कितने हैं उत्पादन के, याद है आपको? भूमि, श्रम, पूंजी, टेक्नोलॉजी और इंटरप्रेन्योरशिप। ये सब भूल गए? ये सब दिमाग में रखिए हमेशा के लिए। जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको रखिए, तभी आप जोड़ पाएंगे आगे। हाँ, तब इसमें से स्थिर साधन कौन सा हो सकता है, स्थिर और परिवर्तनशील साधन कौन सा हो सकता है? तो स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करके पूर्ति को मांग के अनुरूप परिवर्तित कर सकता है। स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करके मांग के अनुरूप या पूर्ति को मांग के अनुरूप परिवर्तित कर सकता है। ये दीर्घकालीन मार्केट होता है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट, जिसमें उत्पादक के पास बहुत अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होता है कि एज पर डिमांड अपने सप्लाई को वो चेंज कर सके या सप्लाई को बढ़ा सके, घटा सके। इतना टाइम उसके पास होता है इस तरह के मार्केट में। नेक्स्ट है टाइम बेस्ड पे आखिरी अति दीर्घकालीन, एक्सेस लॉन्ग टर्म मार्केट, अति दीर्घकालीन मार्केट। अब अति दीर्घकालीन मार्केट दरअसल ये पूरी तरह से ऐसा मार्केट होता है जो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आता हो, नया उत्पाद आता हो, नया फैशन आ गया हो, नया टेक्नोलॉजी आ गया हो। इस तरह के मार्केट को हम लोग अति दीर्घकालीन मार्केट कहते हैं। जैसे मान लो इससे पहले आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उससे पहले एक फोन होता था जिससे आप कैमरा में भी काम, कैमरा भी होता था, गेम भी खेल लेते थे, वीडियो भी बना लेते थे, लेकिन उस क्वालिटी का नहीं बना पाते थे। विशेष करके वो मार्केट में नोकिया का दबदबा था, मोटोरोला का दबदबा था। अब वो मार्केट, उस मार्केट से पहले देखे तो एक बेसिक हैंडसेट हुआ करता था मोटोरोला का, और एक और था, नाम भूल रहे हैं, तो वो चेंज हो गया। उसमें सिर्फ फोन ही कर सकते थे, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था, ना तो वीडियो बना कैमरा था, ना तो ये था, ये सब कुछ नहीं था। अब जो आया है फोन, आईफोन, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत स्मार्टफोन है, उसमें मिनी कंप्यूटर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उसमें साउंड कमांड भी है, जैसे टेक्सा जो है, बोल दीजिएगा लाइट ऑफ कर दो तो लाइट ऑफ हो जाएगा, लाइट टीवी चालू कर दो देन टीवी चालू हो जाएगा, जिसमें टेक्सा टेक्नोलॉजी है। यहां पे आ गए। तो ये जो टेक्निकल चेंज वाला मार्केट है, जो लंबा समय लेता है, उस तरह के मार्केट को हम कहते हैं
लॉन्ग टर्म या एक्सेस लॉन्ग टर्म मार्केट। और ये दरअसल फैशन से चेंज होता है, प्रभावित होता है, पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है कि जनसंख्या में किस वर्ग का कितना भागीदारी है, उससे वो मार्केट प्रभावित होता है। समझ में आया? इंटरेस्ट से प्रभावित होता है, लोगों के रुचि से प्रभावित होता है, न्यू टेक इनोवेशन से प्रभावित होता है, नए आविष्कार से प्रभावित होता है। ये एक्सेस लॉन्ग टर्म मार्केट। अब कल्पना करो, ये जो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, अभी देखिएगा 4-5 सालों के बाद ये स्मार्टफोन ही खत्म हो जाएगा। आपका स्मार्टफोन खत्म हो जाएगा, अब आपके बॉडी में एक चिप लग जाएगा इतना छोटा। बड़ी बड़ी कंपनियां काम करने लगी है, जैसे जैक मा का कंपनी काम कर रही है इस पे, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही है, लेबोरेटरी लेवल पे काम चल रहा है। अभी आपको पता चलेगा अचानक कि मार्केट से जितने स्मार्टफोन थे, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे, सब बाहर फेंक दिए जाएंगे, कूड़े कबाड़े में चले जाएंगे, और उसमें 6G का डाटा यूज किया जाएगा। आप बोलो और सामने हाजिर, कोई भी चीज बोलो, क्लिक करो और दिख जाएगा। ये नहीं कि डाउनलोड हो रहा है 2G 3G 4G की तरह, सीधे छुए और आ गया सामने। अब आपके बॉडी में चिप इंजेक्ट कर दिया जाएगा, कहीं भी छोटी सी चिप होगी, वही उसका कमांड होगा, वही उसका प्रोसेसर होगा। छोटा सा, इतना छोटा रैपर या कागज दे दिया जाएगा पॉकेट में, पर्स में डाल करके रखिए, वहां कमांड दे दिया, आपको दिखने लगी है इस पे कागज से एकदम पतला सा। या हो सकता है कि उससे हाइपर वर्जन आ जाए कि यहां करे, सामने आपको बिना कुछ दिखे, हवा में ही वो सब कुछ दिखने लगे, हवा में ही आप उसको टच करके कमांड कर सकते हैं या बोल करके कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म मार्केट है, जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज होने से सप्लाई प्रभावित होता है और प्राइस डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। फैशन चेंज होने से लोगों को पसंद बदल गया, तो ये लंबा समय वाला मार्केट है। इंटरेस्ट बदल गया, समझ में आया? लिख लो, ये वो मार्केट है जब जिसमें समय इतनी अधिक होती है, ये वो मार्केट है जिसमें समय इतनी अधिक होती है, जिसमें पूर्ति और मांग दोनों में ही लंबे समय के बाद परिवर्तन हो जाते हैं। पूर्ति और मांग दोनों में ही लंबे समय के बाद परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे नए टेक्नोलॉजी के आने से, नए आविष्कार के होने से, पूर्ति पक्ष पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। कल तक जो नोकिया 800 सप्लाई किया जाता था, रेडमी का नोट 7 प्रो सप्लाई किया जाता था, वो अब खत्म हो जाएगा। उसके जगह पर एक नया टेक्नोलॉजी, नया फोन आया, तो वो सब खत्म। अब वो पूर्ति सप्लाई खत्म हो जाएगा, अब नया सप्लाई आएगा, नया, और नया उसका डिमांड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये दरअसल उपभोक्ता के स्वभाव, उसके रुचि, उसके फैशन, ये दरअसल उपभोक्ता के स्वभाव, उसके रुचि, उसके फैशन और जनसंख्या में वर्ग विशेष की भागीदारी पर या जनसंख्या की संरचना पर निर्भर करता है। यानी कि उस पॉपुलेशन में युवा कितना परसेंट है, किशोर कितना परसेंट है, प्रौढ़ या मेच्योर कितने हैं, ओल्ड, वो अलग अलग वर्ग होंगे, उसी अनुसार से उनका अलग अलग डिमांड होगा, वो मार्केट होता है। ठीक है, पर निर्भर करता है। अब जो नेक्स्ट मार्केट है वो है कंपटीशन बेस या प्रतियोगिता आधारित, यानी मार्केट में प्रतियोगिता के आधार पर होता है। अब हेल्दी कंपटीशन भी दो तरह का होता है, हेल्दी कंपटीशन और अनहेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन का मतलब यह है कि जितने भी प्रतियोगी हैं, A, B, C, D, E, जो भी कंपटीटिव या पार्टिसिपेंट है, उन सबों को
समान अवसर दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा, समान मंच दिया जाएगा यानी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, समान सहूलियत दिया जाएगा, सब कुछ इक्वल दिया जाएगा और उसके आधार पर फिर कंपटीशन होगा कि कौन बेस्ट परफॉर्मर होगा, यानी कि सबके सामने एक ही तरह का सरकमस्टेंसेस होगा और उसमें कंपटीशन होगा। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आप नौकरी करने के लिए, सरकारी जॉब करने के लिए या पाने के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन वहां पर अनहेल्दी भी है। कैसे? थ्रू रिजर्वेशन, थ्रू रिजर्वेशन हम इस हेल्दी को अनहेल्दी बना देते हैं, कुछ लोगों के लिए अलग व्यवस्था कर देते हैं, वो हमारा समान नहीं रह जाता है। अब इनके लिए हम विशेष अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये पब्लिक सेक्टर में होता है, सार्वजनिक सेवा में। यही प्राइवेट सेवा में अगर जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं मिलेगा, लेकिन अब सरकारें प्राइवेट सेवा में भी इस चीज को ला रही है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट भी ऐसे ही होता है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके अपने आप को सिद्ध करते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, उसी तरह से मान लो अगर ये सेलर है और प्रोड्यूसर है, या प्रोड्यूसर है और सेलर है, उत्पादक है और विक्रेता है, तो उत्पादक और विक्रेता को भी ये चाहिए कि भाई उसके लिए जो बाजार मिले, उसके लिए जो साधन मिले, उसके लिए जो सहूलियत मिले, सबको समान मिले और सब के सब अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस पर लीड करे, बाजार में वो आगे बढ़े, जिसको जितना मुनाफा कमाना है वो कमाए, बाजार के स्वतंत्र व्यवहार पर, न कि किसी तरह का नियंत्रण, न कि किसी तरह का बाधा पर। अब जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, विश्व की अर्थव्यवस्था को, तो विश्व की अर्थव्यवस्था यही कहती है कि भाई हम हेल्दी कंपटीशन लाएंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लाएंगे। अब ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लाने के लिए हमने WTO बना दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले गैट कहलाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट हम लोग पढ़ेंगे, गैट WTO बन गया। अब ये WTO का काम है कि पूरे विश्व के बाजार में, पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कराए। विश्व के कोई भी देश, विश्व के किसी भी दूसरे देश में अपने सामान को, अपने उत्पादन को बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी नियंत्रण के बेच सके, कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दिया जाए, जो उसको पसंद आता है, जिस देश का सामान पसंद आता है, जिस देश का सामान उसको सस्ता लगता है, बेहतर लगता है, वो खरीदे। विक्रेता को भी जहां अच्छा लगता है बेचे, उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल ना हो। तो इसी को कहा जाता है कॉम्पिटिटिव मार्केट या प्रतियोगी बाजार। लेकिन कल्पना करो, यह भी हो सकता है कि कोई डोमिनेंट कंट्री, जैसे अमेरिका, जिसको हम लोग विकसित कंट्री कहते हैं, जर्मनी, कनाडा, इस तरह के, ब्रिटेन, इस तरह की कंट्री, वो चाह रही है कि हमारे उत्पाद दुनिया के सब देशों में बिके, सभी लोग खरीदें, और हम उनके सामान हमारे बाजार में न बिके, और हम उसको किसी न किसी तरह से रोकें। हम लोग पढ़ेंगे, WTO जब पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। तो वो हो गया अनहेल्दी मार्केट, यानी वहां पर बाजार में प्रतियोगिता को, स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं कराया जा रहा है, बल्कि थ्रू रिजर्वेशन दे करके, प्रोटेक्ट करके अपने वस्तुओं को, अपने सामानों को बाजार में अधिक से अधिक बेचा जा रहा है। तो इसके लिए कई माध्यम होते हैं, कई तकनीकी साधन है जिसके माध्यम से ये काम किया जाता है इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में। लेकिन हेल्दी मार्केट में सबको समान अवसर मिलता है,
ठीक है, तो ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट में हेल्थ कॉम्पिटिटिव मार्केट हुआ। आज के वर्ल्ड इकोनॉमी कहता है कि भैया हमको कॉम्पिटिटिव मार्केट चाहिए, इसीलिए हमने ग्लोबलाइजेशन को लाया। ग्लोबलाइजेशन क्यों लाया? वैश्वीकरण या खगोलीकरण हमने क्यों लाया? इसी के लिए लाया ताकि मार्केट ओपन हो जाए और फुल कंपटीशन में काम करे। इससे कंज्यूमर को फायदा है कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन रहेगा कि फलना कंपनी का हम कार हमको महंगा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, देन हम फलना कंपनी का कार खरीद लेंगे, उपलब्ध है उसके पास अपॉर्चुनिटी। अब मार्केट में पता चला कि फलना कंपनी के कार के सिवा कोई कारें नहीं मिलता है, आपके मार्केट में आने ही नहीं दिया जाता है, तो क्या करेगा कंज्यूमर को? अगर मन है कार पर घूमने का तो मजबूरन वही कार लेना पड़ेगा। तो हो गया अनहेल्दी मार्केट, अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है प्रतियोगिता बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। तो पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, कंप्लीट कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ये दरअसल एक आइडियल स्थिति है, ऐसा ये संभव नहीं है, लेकिन कल्पना किया जाता है कि भाई मार्केट को टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाया जाए। एक आइडियल स्टेट है, जैसे हम समाजवाद की कल्पना कर सकते हैं, वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से राम राज्य हम कभी ला नहीं सकते, लेकिन एक आइडियल है। जैसे हम सुंदरता का एक आइडियल मेजर कर लेते हैं कि सुंदरता हो तो प्रभु श्री राम की तरह, सुंदरता हो तो प्रभु से कामदेव की तरह, लेकिन पूरी तरह से कभी कोई कामदेव नहीं बन सकता है, कुछ ना कुछ कमी रहेगा। कामदेव में भी कुछ कमी था, आप में भी कुछ कमी रहेगा। तो एक आइडियल स्टेज की कल्पना की गई है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार? लिख लीजिए, वह अवस्था जहां किसी वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता, किसी वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता यानी कि बायर और सेलर, किसी वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता, बायर और सेलर अत्यधिक संख्या में होते हैं। और इस बाजार में दोनों ही पक्षों को, दोनों के बारे में, एक दूसरे के बारे में, और इस बाजार में दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। सेलर को पता होता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, और कंज्यूमर को पता होता है कि उसको कौन से सामान लेना है, किस कंपनी का लेना है और कहां से लेना है। इस बाजार में दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की पूर्ण जानकारी होती है, एक दूसरे की पूर्ण जानकारी होती है, दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की पूर्ण जानकारी होती है, जिससे बाजार में स्वतंत्रता एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बना रहता है, जिससे बाजार में स्वतंत्रता एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बना रहता है। इसके कारण या इसके परिणाम स्वरूप पूरे बाजार में, इसके कारण या इसके परिणाम स्वरूप पूरे बाजार में किसी वस्तु विशेष की कीमत एक ही होती है, किसी वस्तु विशेष की कीमत एक ही होती है। अब इसको ऐसे समझ लो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मान लो आपको कार खरीदना है, आपको कार खरीदना है कि भैया हमको या बाइक खरीदना है, भैया हमको 250 सीसी का बाइक चाहिए। क्लियर है? 250 सीसी का बाइक चाहिए या 350 सीसी का बाइक चाहिए या 100 सीसी का बाइक चाहिए या जो भी आपको पसंद है। अब आप बाजार में गए तो यहाँ पे होंडा का भी मिलेगा, यहाँ पे हीरो का भी मिलेगा, यहाँ पे बजाज का भी मिलेगा, यहाँ पे इनफील्ड का भी मिलेगा। समझ में आ रहा?
यहाँ पे यामाहा का भी मिलेगा। अब पता चला कि मार्केट में जब हम खरीदने गए 100 सीसी का बाइक, समझ लो हमको 100 सीसी का बाइक चाहिए, तो हम गए, तो जो हेल्दी मार्केट होगा या टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, उस बाजार में 100 सीसी का सारी कंपनियों का बाइक लगभग एक ही रेट का मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। हो सकता है उसका थोड़ा सा कलर, उसका थोड़ा सा लुक या उसका थोड़ा सा मार्केट में डिमांड की वजह से थोड़ा सा ही अंतर रख सकता है सप्लायर, ज्यादा नहीं रखेगा। ज्यादा रखेगा तब देन उसका मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा। तो आप जाएंगे खरीदने के लिए तो पता चला कि होंडा का हमको 75,000 पे मिल रहा है, हीरो का आपको 73 में मिल रहा है, बजाज का आपका 76 में मिल रहा है, इनफील्ड का 80 में मिल रहा है, और यामाहा का आपको 79 या 80 में मिल रहा है। 100 सीसी का बाइक खरीदने गए और पूरा मार्केट में आपके पास इतना अपॉर्चुनिटी है। हर एक कंपनी अपने ब्रांड वैल्यू के अनुसार थोड़ा सा कीमत में अंतर कर सकता है। अगर यामाहा थोड़ा सा ना नुकुर करेंगे तो इन कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो हीरो में चले जाए और 73,000 में खरीद ले भाई। ये हीरो वाला पसंद नहीं आया कि भाई इसका लुक अच्छा नहीं है या इसका जो पार्ट्स है वो हर एक जगह नहीं मिलता है, तो होंडा वाला के पास चले गया। उसका भी प्राइस देख रहा है कि ये 75,000 में मिल जा रहा है, 2,000 का ज्यादा, इसलिए कि भैया इसका पार्ट्स कहीं भी गांव कस्बा सब जगह मिल जाता है, खराब होगा तो बन जाएगा, पार्ट्स का ज्यादा कीमत भी नहीं है, तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा। यानी कि मार्केट में टोटल कंपटीशन होता है और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र मार्केट होता है, जिसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल या मोनोपोली नाम का चीज नहीं होता है, और ये कंज्यूमर के लिए बेहतर होता है। और जब से ग्लोबलाइजेशन आया है इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज कोई बाइक खरीदे, 2 महीना के बाद उसी कंपनी का एक नया वर्जन आ जाता है आपके सामने, कुछ नए फैसिलिटीज के साथ, कुछ नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि दूसरी कंपनियां भी ऐसा कर रही है तो आप भी करेंगे, या आप कर रहे हैं तो फिर दूसरी कंपनियां भी करेंगी। तो ये टोटल कंपटीशन होता है और इससे कंज्यूमर के लिए फायदेमंद होता है। कंज्यूमर के लिए ये कंपनियां, अगर एक ही कंपनी होगी दोनों मोनोपोली करने लगेगी, वो प्राइस अपने अनुसार बढ़ा देगी, घटा देगी, क्योंकि उसके सिवा कोई है नहीं। तो हेल्दी या कॉम्पिटिटिव या टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए कई सारी कंपनियां बाजार में उपलब्ध होती हैं, कई सारे उत्पादक बाजार में उपलब्ध होते हैं और कई सारे उपभोक्ता भी उपलब्ध होते हैं, और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अब आप ही बाइक खरीदने जाएंगे तो आप इन सारी कंपनियों के बारे में पहले से अध्ययन करके जाएंगे कि किसका कितना माइलेज है, कितना लाइफ है, किसका पार्ट्स कहाँ मिलता है, कितने उसके पार्ट्स का कितना कीमत है, सर्विस सेंटर कहाँ पे है, मैकेनिक मिलेगा, सब कुछ आपको पता होता है, रीसेल वैल्यू है कि नहीं है, ये सब कुछ जान करके जाते हैं। और सप्लायर या प्रोड्यूसर या सेलर को भी पता होता है कि कंज्यूमर का क्या पसंद है, और उसको ध्यान में रखते हुए तो कंपटीशन होता है। इसी को कहा जाता है टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो अभी के मार्केट का ही नेचर है। ये समझ लो एक तरह से बाजार के प्रवृत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है कि बाजार के नेचर कैसा है, तो ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचर 2 तरह से होता है, नेचर बाजार का, मार्केट का नेचर 2 प्रकार का होता है। एक तो टोटल कॉम्पिटिटिव और देन अनकॉम्पिटिटिव, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में स्थिति यह होता है। समझ में आ गया? लिख लो कि समस्त बाजार में वस्तु की कीमत एक ही होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसका थोड़ा सा और हमको बाद में कल वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे, इसका कुछ कैरेक्टर, इसकी कुछ विशेषताएं, क्योंकि ये आपका सिलेबस में है, सीधे ही मेंशन किया गया है, यहाँ से सवाल आपको सीधे पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल अलग से बात करेंगे। उसके बाद मोनोपोलियर मार्केट क्या होता है